जय श्री राम दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैथ्स ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगा हाउ टू कैलकुलेट मैरिज टाइम। इसी विषय पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था विवाह के संदर्भ में ही, कि विवाह के वर्ष को हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से वर्ष में विवाह होगा, और उसमें मैंने आपको वर्ष निकालना बताया था और महादशा कैसे सिग्निफाई करती है और अंतरदशा कैसे सिग्निफाई करती है। इसको मैं आपको केपी के मैंने पहले भी आपको केपी के माध्यम से बताया था, और आज भी मैं इस वीडियो को केपी के माध्यम से ही मैरिज इवेंट को आपसे शेयर करूंगा। तो आप ये देख रहे होंगे कुंडली बोर्ड पर। तो ये मैंने कुंडली वही उसी जातक की कुंडली ली है जो मैंने पहले आपसे शेयर की है पहले, कि ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1995, टाइम ऑफ बर्थ है 11:18, और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली का। फीमेल की कुंडली है, ये वही कुंडली है जो मैंने जिसका विवाह का साल निकालना बताया है। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि इसमें हम महीना और उसका दिन कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो केपी कुंडली में हम हमेशा कष्ट चार्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसमें देख रहे होंगे मेष लग्न की ये कुंडली है। इसमें चौथी राशि दो दो भाव में आई हुई है, चौथे भाव में और पांचवें भाव में, और 10वीं राशि भी इसमें 2 भाव में है, 10वें भाव में और 11वें भाव में। और ये प्लेनेटरी पोजीशन है इसकी, आप देख सकते हैं केतु लगन में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव में और चौथी राशि में मंगल बैठे हुए हैं, राहु 7वें भाव और 7वीं राशि में ही बैठे हुए हैं, वीनस जुपिटर 8वें घर 8वीं राशि में बैठे हुए हैं, और सन और मरकरी ये आपके 10वीं राशि और 10वें घर में बैठे हुए हैं, और आगे सैटर्न 11वें घर में और मून 12वें घर में। ये इनकी कस्प चार्ट है। आप नीचे देख रहे होंगे ये कस्प पोजीशन मैंने नोट की है इनके जन्म कुंडली की, और ये प्लेनेटरी पोजीशन मैंने पूरी नोट की है, हाउस सिग्निफिकेटर मैंने नोट की है यहाँ पर। और आप यहाँ देख रहे होंगे ये मैंने 9 के 9 ग्रहों के ये प्लेनेट है, ये नक्षत्र लॉर्ड है और ये सब लॉर्ड है। तो इसी प्रकार से आप 9 के 9 मैंने नोट किए हैं ये। और इसमें देख रहे होंगे ये मैंने दशाएं नोट की हैं उसकी जातक की। तो मैं अब आगे चलता हूँ कि इसमें किस प्रकार से हम इस केपी के द्वारा इसको हम इस विभाग को निकाल सकते हैं। तो मैंने पीछे जो आपसे वीडियो बनाया था उसमें विवाह का वर्ष तक निकालना बताया था मैंने, जिसमें हमने महादशा को इस्तेमाल किया था केतु को, और उसकी सैटर्न की दशा तक, यहाँ 2 नंबर तक हमने पूरा इस्तेमाल करके बताया था कि ये दशाएं हमारी मैरिज को कैसे शो करती हैं। तो आप मेरे उस वीडियो को पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को मेरा देख लेना। फिर भी मैं आपको एक जल्दी से रिपीट करूंगा कि सबसे पहले हम कितने नियमों को इसमें ध्यान रखें कि जब भी कोई हमारे पास पत्रिका, कोई जन्म कुंडली आती है कि शादी कब होगी किसी भी जातक की, तो सबसे पहले हमने उसके 7th CSL को देखना है हमें, कस्पस सब लॉर्ड को, कि उसका 7th CSL कौन सा प्लेनेट है। आप यहाँ इसको कस्प पोजीशन से देखेंगे। कस्प पोजीशन से 7th हाउस है, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ये केतु बना हुआ है। तो इसको हम यहाँ केतु को नोट कर लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में केतु का नक्षत्र लॉर्ड, ये प्लेनेट, ये साइन लॉर्ड है ये, और ये नक्षत्र लॉर्ड की लाइन है। इसमें केतु का नक्षत्र लॉर्ड वीनस बना हुआ है। तो वीनस और केतु के प्लेनेटरी जो सिग्निफिकेशन है हम यहाँ से इसमें नोट करेंगे कि हम जाएंगे पहले इसमें केतु पर। तो केतु के सिग्निफिकेंस हम नोट करेंगे। आप देखेंगे 1, 5, 8, 10, 11 आए हुए हैं, 1, 5, 8, 10 और 11। और वीनस के जो आए हुए हैं हमारे पास में, तो इसमें चलेंगे, वीनस को देखेंगे 2, 7, 8। तो वीनस दे रहा है 2, 7, 8 दे रहा है इसमें। तो हम इसके जब कंबाइंड करेंगे तो 1, 2, 5, 7, 8, 10 और 11। अब इसमें हमारे जो शादी के जो कॉम्बिनेशन होते हैं साथियों,
जो मैरिज के वो होते हैं 2, 5, 7, 11 और सहायक भाव होते हैं 3, 8, 9। तो ये हमारा 7वां जो भाव होता है ये प्राइम हाउस होता है शादी का, और 5वां लव एंड केयर का होता है, और 11वां फुलफिलमेंट डिजायरमेंट का होता है, दूसरा फैमिली का होता है। तो इनमें से कोई भी अगर एक नंबर हमारा आता है तो जातक की मैरिज अवश्य होती है जीवन में, और इनमें से अगर कोई भी नंबर ना आए और डिनाइल के नंबर आ जाए 1, 6 और 10, 12 इस तरह के अगर नंबर आते हैं हमारे तो इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर कोई भी 2, 3 नंबरों का आता है तो जातक की जीवन में कभी भी शादी नहीं होती है। तो हमने यहाँ सबसे पहले हमने प्रॉमिस को चेक करना है। ये हमने प्रॉमिस लिया है कि इसको प्रॉमिस को चेक करना है। तो जातक की शादी हमारा आप देखेंगे 2, 5, 7, 11 सारे नंबर इसमें आए हुए हैं और सहायक भाव भी इसमें आया हुआ है। तो अब इसमें हमें 2 चीज़ों का इंडिकेशन मिला कि जातक की शादी तो अवश्य होगी, लेकिन वो क्या प्रेम विवाह करेगा या वो अपनी माता पिता की मर्जी से करेगा, अरेंज मैरिज करेगा। तो इसको हम देखने के लिए क्या करेंगे कि जब प्रेम विवाह की बात आती है कि प्रेम विवाह तो नहीं करेगा जातक, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पंचम भाव में जो हमारे केतु का ये जो 7th का कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, इन दोनों को देखेंगे कि पंचम भाव में कहीं ये आते तो नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि इसमें ना तो इसमें हमारा केतु अपीयर हुआ है, ना हमारा इसमें वीनस अपीयर हुआ है। तो इससे हमारी प्रेम जो लव मैरिज की जो आशंकाएं हैं वो सब हमारी समाप्त हो जाती हैं। तो जातक इसमें अरेंज मैरिज इसमें करेगा। तो इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा, सबसे पहले हमें जुपिटर को देखना है, क्योंकि जुपिटर हमारा जिस साइन में गोचर करेगा, यानी कि जिस राशि में गोचर करेगा हमारी गोचर उसमें जो है, तो हमें उसको अवश्य देखना है हमें कि हमारा जुपिटर हमारे शादी वाले भावों में गोचर करना चाहिए, कि हमारी जन्म कुंडली में वो जिस भी हम साइन में गोचर करेगा, जिस भी राशि में वो जाएगा, तो वो हमारी शादी को अवश्य देना चाहिए। तो एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या होगा कि हमें 5 दशाएं देखनी है। हमें ये दशा देखनी है 5। कौन कौन सी देखनी है हमें? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो ये 5 दशाएं देनी है। 5 की 5 दशाएं हमें मैरिज को देनी चाहिए हमारी कुंडली में। वो कैसे देंगी उसको मैं आपको अभी बताऊंगा आपको। और फिर उसके बाद में ये हमारी जो गोचर है हमारा, ये गोचर में हमारे 5 के 5 दशाओं के प्लेनेट हमारे मैरिज को शो करने चाहिए, मैरिज हाउसेस को शो करने चाहिए। जिस दिन शादी होगी तो ये पॉइंट हमने अवश्य इसमें देखना है हमने। और उसके बाद में फिर हमें तीसरा एक पॉइंट और देखना है हमें इसमें कि हमारा सन और मून, ये भी जिस दिन मैरिज होगी उस दिन इसको भी मैरिज वाले हाउसेस को से संबंध इसमें बनाना जरूरी होता है इसमें। तो अब हमने देखा कि ये केतु है। केतु जो है हमारा महादशा और अंतरदशा तक वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, पर फिर भी एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि केतु आप देखेंगे कि 7th हाउस में ये हमारा रिलेशन बना रहा है हमारा। तो ये हमारा केतु ओके कर रहा है कि शादी इस केतु के 7 साल में हो सकती है, मतलब इनमें हो सकती है शादी, इसको डिनाई नहीं कर रहा है ये। आप इसके सिग्निफिकेशन भी देखेंगे कि केतु और केतु का नक्षत्र वीनस है, उसका सबलॉर्ड मून है। तो ये सब शादी वाले हाउसेस को दे रहा है हमारे। और यहाँ पर कोई डिनाइल का नंबर नहीं है। ये 5वां भाव भी हमारा लव एंड केयर प्रेम का आ रहा है हमारा। तो ये डिनाइल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो महादशा के बारे में आपको एक पॉइंट और बताऊंगा कि महादशा का जो प्लेनेट है हमारा, अगर वो 7वें भाव को सिग्निफाई भी ना करे तो वो हमारे कम से कम डिनाइल ना करे मैरिज को, तो वो न्यूट्रल होना आवश्यक है। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। जब हमने केतु में जब हमने ये देख लिया हमने
कि ये डिनाई नहीं कर रहा है, ये प्रॉमिस कर रहा है। तो हमने सबसे पहले ये जो जुपिटर है, जुपिटर को देखा कि जुपिटर इनका जब ये कुंडली मेरे पास आई थी तो नवंबर 19 में ये मेरे पास एनालिसिस के लिए आई थी, शादी के लिए। तो हमने देखा था कि जुपिटर उस वक्त धनु राशि में चल रहा था, 9वीं राशि में। तो 9वीं राशि में हमने जब इनकी कुंडली में देखा कि ये जुपिटर का हम देखेंगे तो यहाँ पर वो नक्षत्र लॉर्ड पर और सब लॉर्ड पर मैरिज को डिनाई कर रहा था, मैरिज को। तो जाहिर सी बात है साथियों, जब तक ये धनु राशि में ये जुपिटर चलेगा तो वो शादी देने में सक्षम नहीं है। तो हमने ये देखा सबसे पहले कि ये जुपिटर की धनु राशि में कहाँ तक चलेगा। तो जुपिटर धनु राशि में 12, 11, 20 तक चलेगा, यानी कि ये 13, 11, 20 को 10वीं राशि में आ जाएगा, जो 10वीं राशि हमारी शनि देव की होती है। और शनि देव को हम इसके उसमें देखेंगे चार्ट में, क्या वो शादी देने में सक्षम है। तो हमने देखा कि ये शादी देने में यहाँ शनि देव ये सक्षम है ये हमारे, क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड पर पूरा 2, 7, 8 दे रहा है, ऊपर 11 दे रहा है। और अकेले 10 को यहाँ पर हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम जो है यहाँ पर सब लॉर्ड पर अगर के साथ कोई भी ऐसा कोई घर मिलता, 6टा घर मिलता, तो हम इसको नेगेशन में ले लेते इसको। तो यहाँ पर ये ओके कर रहा है। तो जुपिटर की जब भी हमारा ये 10वें साइन में गोचर करेगा तो यहाँ पर ये शादी के जो बनाता है ये। तो हमने जब 13, 11, 20 के में हमने जब देखा कि कौन सी प्रत्यांतर आएगी, क्योंकि हमने महादशा और अंतरदशा को देख लिया था, प्रत्यांतर कौन सी आएगी उस दौरान। तो हमने देखा राहु। तो राहु को सबसे पहले हमने चेक करा अपने कस्पल पोजीशन में। तो हमने देखा राहु भी यहाँ पर अपीयर हो गया है। तो हमें यहाँ इंडिकेशन एक मिल जाता है कि शादी इस राहु के पीरियड में भी हो सकती है। तो राहु के जब हमने पूरा नक्षत्र को और प्लेनेट को और वीनस को चेक किया तो आप देखेंगे कि राहु 2, 7, 8 तीनों एक ही दे रहे हैं, वीनस भी ये 2, 7, 8 दे रहा है। तो बहुत स्ट्रांगली ये राहु इंडिकेशन दे रहा है कि इस कार्यकाल में इनकी शादी हो सकती है, यानी कि 16, 10, 20 से लेकर 16, 12, 20 तक का ये समय एक निर्धारित हो गया यहाँ हो सकती है। तो आप साथियों आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहली दशाओं में भी तो शादी हो सकती है, लेकिन पहली दशाओं को हमने इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि सारी दशाएं जुपिटर ने खारिज कर दी। क्योंकि जब तक जुपिटर हमारा 9वीं राशि को नहीं छोड़ेगा, जब तक शादी नहीं होगी, तो जब 10वीं राशि में आएगा तो वहां से हमने फिर इनकी दशा को पकड़ना शुरू किया हमने। अब चलते हैं चौथी दशा की तरफ में। ये हमने केतु महादशा में आ गया और अंतरदशा में सैटर्न आ गया, प्रत्यांतर में राहु आ गया। और चौथी दशा जो हमने पकड़ी वो पकड़ी हमने फिर यहाँ मरकरी की हमने। तो अब जब इसमें राहु के बाद में जुपिटर आएगा, जुपिटर देने में सक्षम नहीं है। और इसमें फिर उसके बाद में आएगा, इसमें शनि आएगा। और शनि को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनका जो जुपिटर का जो गोचर है वो हमारा 13, 11, 20 को हुआ, नहीं तो शनि शादी देने में सक्षम वहां पर था अगर जुपिटर हमारी शादी को ओके करता। तो इसलिए हमने यहाँ पर मरकरी को पकड़ा, क्योंकि मरकरी बुध देव 12, 11, 20 को यहाँ पर शुरू हुए हैं और 21, 11, 20 तक इनकी सूक्ष्म दशा इनकी चली है। ये एसटी का मतलब है सूक्ष्म दशा। तो यहाँ पर इनकी चली है इनकी। तो इसमें चेक करेंगे कि क्या मरकरी हमारा कस्पल पोजीशन में, पहले हम इसमें जाएंगे इसमें कि मरकरी क्या शादी देता है हमारा। तो मरकरी को हम देखेंगे, इस हमारी कस्पल पोजीशन में 7th में नहीं है और 5th में हमारे यहाँ अपीयर हो गए मरकरी। तो मरकरी की फिर हमने स्क्रिप्ट को चेक किया तो मरकरी हमारे 3, 6, 10 प्लेनेट लेवल पर दे रहे हैं और मरकरी का जो नक्षत्र है मून है वो 4, 5, 12 को दे रहा है। तो हम यहाँ 5 नंबर नक्षत्र लेवल पर आया हुआ है। और वीनस 2, 7, 8 जो फाइनल कंफर्मेशन है
वो हमारी बड़ी स्ट्रांगली आई हुई है हमारी। तो हमने यहाँ पर मरकरी को हमने डिसाइड किया कि, और फिर हम चलेंगे जो लास्ट में आएगी प्राण दशा की किस दिन। अब हमने साथ ही देखा कि यहाँ से हमने महादशा से हमने जुपिटर और महादशा से हमने वर्ष को इसमें महादशा और सैटर्न की मदद से हमने साल को डिसाइड किया, और राहु से हमने इतने समय को डिसाइड किया कि इसमें इन 2 महीनों में शादी हो सकती है, और मरकरी से हमने ये डिसाइड किया कि इन दिनों में शादी हो सकती है। और अब चलेंगे प्राण दशा की तरफ में, जो प्राणा जो चलती है लास्ट में, जो 1-2 दिन के लिए चलती है। तो उसमें हमने सैटर्न को डिसाइड किया, क्योंकि मरकरी के बाद आप देखेंगे कि केतु है। केतु हमारा हमने क्यों नहीं लिया, हालांकि केतु हमारा शादी को मतलब ओके करता है, लेकिन हमने केतु को क्यों नहीं लिया कि क्योंकि हमने गोचर भी देखना है। गोचर में उस दिन केतु जो है हमारा फेवरेबल नहीं था गोचर में, और केतु के बाद में आएगा वीनस, और वीनस भी गोचर में नहीं फेवरेबल था, और फिर सन और मून। इस तरह से हम सैटर्न तक पहुंच गए। तो हमने देखा कि सैटर्न हमारा जो ये है, ये हमारा क्या कस्पर पोजीशन में हमारा कहीं पर आता है इसमें। तो ये इसको हमने देखा कि ये कस्पर पोजीशन में तो नहीं आ रहा, लेकिन सैटर्न हमारे 5वें भाव को और 11वें भाव को ये सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कस्पर पोजीशन में सिग्निफाई किया, लेकिन ये थोड़ा कमजोर तरीके से किया। लेकिन अगर यही सैटर्न हमारा गोचर में भी उस दिन ये 7th हाउस को अगर हमारा ये सिग्निफाई करता है तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके लिए जब हमने ये सिग्निफिकेशन देखे कि प्लेनेटरी लेवल पर 10-11 है, और राहु 2, 7, 8 दे रहा है, सन 10 दे रहा है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 10 आ गया, तो हम इसको भी 7वें घर से कनेक्शन बनाना सूर्य को भी उसमें अति आवश्यक है हमारा। इसमें जब इसके सिग्निफिकेशन को देखा तो ये सारे सिग्निफिकेशन ओके कर रहे हैं ये। अब हमने देखा कि दशाएं हमारी 5 की 5 दशाएं पूरी जो है हमारी शादी को ओके कर रही है। तो यहाँ तक हमारा जब दशाएं ओके कर देंगी, जुपिटर ओके कर देगा, तो हमारा समझो 60% काम हमारा ओके हो जाता है कि शादी 60% हो सकती है। लेकिन अब फाइनल मोहर हमारी जो है वो लगती है गोचर पर, कि गोचर जब हमारा ये पूरा अलाउ करेगा, तो जब ही हमारा 40% ये कंप्लीट 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखना है कि अब ये केतु जो है, अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों आपको, कि जो हमने हाउस सिग्निफिकेटर जो नोट किए हैं, आप देखेंगे यहाँ केतु हमारा ये देखेंगे कि 7th हाउस का हाउस सिग्निफिकेटर में भी आया हुआ है, और हमारा सैटर्न भी इन्हीं सिग्निफिकेशन में आया हुआ है, 11वें में आया हुआ है और सप्तम में आया हुआ है। ये बड़े स्ट्रांगली हमारे सिग्निफिकेटर हाउस सिग्निफिकेटर बने हुए हैं। और राहु को भी अगर आप देखेंगे तो सप्तम का बना हुआ है, यानी कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यांतर दशा ये बहुत स्ट्रांगली हमारे 7वें भाव को सिग्निफाई कर रही हैं। और देखेंगे कि हमारी जो चौथी जो सूक्ष्म दशा है मरकरी, वो भी हमारे 5म भाव को सिग्निफाई कर रही है, और सैटर्न भी हमारा 5म और 11वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है। तो ये पांचों की पांचों दशाएं हमारे हाउस सिग्निफिकेटर में भी ये आ रही हैं। तो अब हम गोचर को कैसे देखेंगे साथियों इसमें, तो गोचर को बता देता हूं मैं आपको कि गोचर पर वैसे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि गोचर को देखा कैसे जाता है, लेकिन इसमें मैरिज को हम कैसे देखेंगे, उसमें हमें जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मैं बातें आपको मैरिज के लिए इसमें गोचर की बताऊंगा। कि हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमारा जो केतु महादशा है, ये महादशा है, ये जब हमने यहाँ तक ये समय निकाल लिया कि 20/11 और 21/11 तक दिन तक निकाल लिया कि यहाँ तक शादी हो सकती है, इन दिनों में शादी मतलब यहाँ तक कंप्लीट शादी हमारी हो सकती है, कि क्या गोचर इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो हमने देखा कि केतु जो है 8वीं राशि में, तो 8वीं राशि हमारी किसकी होती है साथियों, 8वीं राशि हमारी होती है ये मंगल की राशि होती है। तो मंगल हम देखेंगे इसमें कि हमारा क्या विवाह को देने में सक्षम है मंगल। तो आप देखेंगे यहाँ मंगल के सिग्निफिकेशन देखेंगे
कि प्लेनेट लेवल पर भी वो ओके कर रहा है, 5th हाउस को ले रहा है, और केतु 5, 8, 11 को ले रहा है, और वीनस भी 2, 7, 8 को ले रहा है। अब सेकंड जो उसमें चलेंगे कि जो दूसरी दशा है हमारी शनि, जो हमने यहाँ अंतरदशा है, ये क्या ये शनि हमारे विवाह को देने में गोचर में सक्षम है? तो हम देखेंगे कि शनि उस दिन जो है जिस दिन शादी हुई ये 10वीं राशि में चल रहा था ये। तो शनि का साथियों आप जानते हैं जब भी एक राशि में आता है तो ये 30 महीने ये चलता है। तो ये 10वीं राशि में, यानी कि शनि की अपनी ही राशि है, तो ये उसमें गोचर कर रहा था 10वीं राशि में। तो आप देखेंगे क्या शनि हमें शादी दे रहा है, तो शनि भी हमें पूरा ओके कर रहा है। और फिर चलेंगे हम तीसरे राहु के पास में कि राहु कौन सी राशि में चल रहा था उस शादी के समय में। तो राहु चल रहा था ये दूसरी राशि में, यानी कि दूसरी राशि होती है वीनस की राशि। तो हम यहाँ शुक्र पे चलेंगे कि शुक्र क्या हमारे उसमें शादी दे रहा है हमारे। तो हमने यहाँ शुक्र को देखा, वो 2, 7, 8 और उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु 5, 8, 11 सब दे रहा है, और राहु 2, 7, 8 दे रहा है। तो ये भी ओके कर रहा है। अब हम चलेंगे मरकरी की तरफ में, बुध की तरफ में। तो बुध को हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने बुध के लिए बारे में आपको बताया था कि यहाँ पर 3, 6, 10 आ रहा है, तो ये गोचर के समय में ये बुध जो है 7वें घर से इनका कनेक्शन इनका बना रहा था इनमें गोचर में जो है। तो 7वीं राशि किसकी होती है? 7वीं राशि होती है वीनस की। तो वीनस भी शादी देने में पूरा सक्षम था इनका जो है। और फिर लास्ट में बात करेंगे हम सैटर्न की। तो सैटर्न को देखेंगे, तो सैटर्न ऑलरेडी हम सैटर्न को देख चुके हैं, तो ये भी 10वीं राशि में ही चल रहा था। तो 5 के 5 प्लेनेट हमारे गोचर में 20, 11, 20 को ये सारे शादी को देने में सक्षम थे। जब हमने यहाँ पर पूरी दशाएं देखी, गोचर देखा, तो साथियों ये हमारा 90% तय हो गया कि यहाँ इस दिन शादी हो सकती है, इस दिन पूरी जो है। लेकिन 10% अब भी रह गया है। कैसे रह गया है कि उस दिन का हम सन का और मून का गोचर भी अवश्य हमें इसमें देखना अति आवश्यक होता है। तो मैं इसमें आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, इसमें बहुत शॉर्ट फार्मूला है ये। जब भी जिस दिन शादी होनी है उस दिन सन का जो सब लॉर्ड है वो उसको चेक कर लीजिए आप। तो सन का सब लॉर्ड है सैटर्न, और मून का नक्षत्र लॉर्ड को चेक करना है, वो है मून। क्योंकि सन का जो सब लॉर्ड होगा वो पूरे 24 घंटे चलता है, और मून का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो पूरे 24 घंटे चलता है। तो हमने देखा कि क्या सैटर्न जो है हमारा ये शादी देने में हमारा ये सक्षम है हमारा। तो सैटर्न हमारा शादी देने में पूर्ण रूप से हमारा ये सक्षम है। जो हमारा चंद्रमा है क्या वो शादी देने में सक्षम है? तो हमने यहाँ देखा चंद्रमा भी पूर्ण रूप से हमारा शादी देने में सक्षम है। क्योंकि आप देखेंगे ऊपर प्लेनेट लेवल पर 5 आया हुआ है, नीचे 11 आया हुआ है, और यहाँ 2, 7, 8 राहु दे रहा है। तो साथियों इस प्रकार से ये सन मून के गोचर को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्योंकि सन और मून का गोचर अगर नहीं सिग्निफाई करेगा इस तरह से, तो शादी में कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। इस प्रकार से हमने बहुत ही सरल और आसान विधि आपको मैंने ये मैरिज निकालने की बताई। तो साथियों आपको ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करना। और फिर मैं किसी ऐसी नई जानकारी के साथ में आपसे मिलूँगा आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।